Siksha Singh and I am back with new facts. And guys, I am very sure that this time this video is going to rock. Okay? So guys, do you know that what is the difference between gravity and gravitation? I am sure that many of you might get confused over these both terms. That what is the difference between these both? Are they both same or there is difference between the gravity and gravitation? Guys, have you ever experienced while traveling that when the bus or car suddenly stops or when they suddenly start, then we fall backward or forward? So why do these kind of things happen, guys? So guys, let's not waste our time anymore and get on to our first topic. So the first thing is, when a car starts suddenly, the passenger fall backward. Guys, आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब कार में हो हम, बस में हो हम, जब वो सडनली स्टार्ट करती है ना, देन गाइस हम लोग ऐसे पीछे को फॉल हो जाते हैं. सो व्हाट इज द अंडरस्टैंड दिस फैक्ट यू मस्ट have the knowledge of Newton's first law of motion. So guys, here I am gonna tell you the first law of motion. So according to first law of motion, the body in rest or the body in motion will remain in rest or in motion unless an external force is applied to that body. Guys, in very simple language, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है, तो वो बॉडी मोशन में ही रहेगी और वो बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी जब तक हम उसको कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं. ठीक है, देखो अगर यहाँ पे बुक रखी हुई है, then guys that book is not going to move by itself unless we are not going to apply any force to that book. Okay, अगर कोई साइकिल, suppose if a cycle is continuously moving and if there would be no force of air, frictional force, then guys that moving cycle won't come to rest. Definitely अगर कोई साइकिल चल रही है, अगर उस साइकिल को रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं होगा ना, देन गाइस वो साइकिल चलती रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी. अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बताया था. अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर कोई बॉडी रुकी है तो वो रुकी रहेगी जब तक उस पर हम कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं. ठीक है, अब देखो ये आपने समझ लिया. उसके बाद एक टर्म आता है इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और कोई बॉडी मोशन में, तो वो मोशन में ही रहना चाहिए और रेस्ट में ही रहना चाहिए. उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया. अब देखो ये इससे कैसे रिलेट करता है. जब एक कार सडनली स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट होने से पहले वो रेस्ट में, इट मीन्स हम भी रेस्ट में, कार भी रेस्ट में, लेकिन उस कार ने चलना शुरू किया. ठीक है, अब क्या होगा? चलना शुरू किया, हमारे पैर और कार का फ्लोर कांटेक्ट में थे तो हमारे पैर उसके साथ चलने लगे. दैट मीन्स हमारी बॉडी का नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, वो उसके साथ चलने लगा. लेकिन हमारी अपर बॉडी जो है ना, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो क्या करेगी? रेस्ट में ही रहना चाहेगी. अब जब वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, दैट मीन्स हम नीचे से तो आगे भी जा रहे हैं लेकिन हमारी ऊपर वाली बॉडी रेस्ट में ही है, इसलिए हम लोग ऐसे पीछे को फॉल कर जाते हैं. बिकॉज हमारी आगे नीचे वाली बॉडी तो आगे चलने लगी है कार के साथ, लेकिन हमारी ऊपर वाली बॉडी जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाह रही है, इसलिए वो पीछे को ऐसे फॉल हो जाता है. ठीक है, नाउ गाइस सेम केस उसमें होता है जब हमारी कार कॉन्टिन्यूअस चल रही है, लेकिन वो जैसे ही सडनली रेस्ट पर आई तो हुआ क्या? चल रही है, ठीक है, जैसे ही रेस्ट पर आई हमारी नीचे वाली बॉडी का क्या हुआ? वो रेस्ट में आ गई. लेकिन हमारी ऊपर वाली बॉडी गाइस, इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो मोशन में ही रहना चाहिए, और जब वो मोशन में ही रहना चाहिए तो वो ऐसा मोशन में रहेगी, इसलिए हम आगे को गिर सकते हैं. ओके, सो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. गाइस, अब अगर आप कभी भी ट्रेवल कर रहे हो तो ये चीज नोटिस जरूर करना. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई अ प्लेयर मूव हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग अ फास्ट बॉल. आपने नोटिस किया होगा जब मैच चल रहा होता है तब बहुत तेज जो बॉल आती है तो प्लेयर जो उसको कैच कर रहा होता है, देन ही मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? गाइस, इसका रीजन भी बहुत सिंपल है. इस रीजन को समझने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझेंगे.
गाइस आप भी सोच रहे होंगे ना, तो सब कुछ बस न्यूटन 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 का फर्स्ट लॉ भी पढ़ा दिया, सेकंड लॉ अब मैं पढ़ा ही रही हूँ, और हम इस वीडियो में गाइस थर्ड लॉ भी सीख कर जाएंगे। ठीक है, एक वीडियो लेकिन लॉ सारे। ठीक है, नाउ लिसन, प्लेयर क्यों करता है अपने हैंड को बैकवर्ड? गाइस देखो, guys, according to Newton's second law of motion, the change in momentum is directly proportional to the force and will take place in the direction in which the force is applied. ये एक बहुत बड़ी डेफिनेशन होगी। अब इसको बहुत सिंपल से वर्ड में सुनो। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के। नाउ व्हाट इज मोमेंटम? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज स्पीड विथ डायरेक्शन। मैं सब कुछ लिख देती हूँ, ठीक है। देखो, मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मतलब ये मास है और ये मोमेंटम है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विथ डायरेक्शन। अगर हम किसी की स्पीड विथ डायरेक्शन वेलोसिटी हो गई, अगर हम किसी की वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई कर दे तो हम उसको बोलते हैं मोमेंटम। अब फोर्स क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के। मतलब देखो, इस वाली चीज को ना हम इसके थ्रू समझते हैं, हमारे फैक्ट के थ्रू, ठीक है। फैक्ट में क्या बोल रहे हैं कि देखो, अब देखो एक बॉल बहुत तेज आ रही है, अब वो बॉल को हमें कैच करना है। जब वो बॉल कैच होगी दैट मीन्स उसकी स्पीड वहां पे जीरो हो जाएगी ना, बिकॉज वो आ गई है रेस्ट पे। अब उसकी स्पीड जीरो हो रही है। गाइस, मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है? स्पीड विथ डायरेक्शन। उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई दैट मीन्स मोमेंटम भी जीरो हो गया। अब देखो, जब हमें बॉल को कैच करना है तब क्या होगा? उसका मोमेंटम हमारे हाथ पे आके जीरो हो जाएगा। लेकिन जब वो आ रही है, जिस स्पीड से आ रही है, वो तो जीरो नहीं है ना, लेकिन जब वो रेस्ट पे आएगी तब मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अब यही चेंज इन मोमेंटम, चेंज हो रहा है जो मोमेंटम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। देखो अच्छे से, अगर ये चेंज इन मोमेंटम कम टाइम में होगा ना, तब हमारे हाथ पे ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर ये बॉल डायरेक्टली ऐसे हमारे ऐसे ही आ गई तो इट मीन्स चेंज जो हो रहा है मोमेंटम में वो कम टाइम में हो रहा है, इसलिए हमारे हाथ में ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर हम अपने हाथ का सब पीछे कर लेते हैं, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, लेकिन उसको यहां तक आने का टाइम मिल गया। अगर उसे ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो फोर्स कम लगेगा। तो बेसिकली एक प्लेयर हाथ को पीछे इसलिए करता है ताकि उसे हर्ट ना हो। टाइम ज्यादा लग जाएगा जब वो हाथ को बैकवर्ड कर लेगा, और जब टाइम ज्यादा लग जाएगा तब फोर्स उसको कम, ताकि उसे चोट ज्यादा ना लगे, इसलिए वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई ऑल द कार्स आर प्रोवाइडेड विद सीट बेल्ट्स। गाइस, इसका रीजन भी सेम है इसकी तरह। अगर कार का कभी एक्सीडेंट हो रहा है तो उस टाइम क्या होता है? हम लोग अभी चल रहे हैं आराम से, दैट मीन्स हमारा मोमेंटम है, ठीक है। जब एक्सीडेंट हो रहा है तब क्या हो रहा है? कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन हो रहा है दैट मीन्स रेस्ट पे आ जाएंगे हम लोग। ऑफकोर्स तब तो ना चलते रहेंगे, रेस्ट पे ही आ जाएंगे ना हम लोग। रेस्ट पे आएंगे दैट मीन्स मोमेंटम का चेंज होगा। अब जब ये मोमेंटम का चेंज कम टाइम में होगा, इट मीन्स हमें फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर फोर्स ज्यादा लगेगा तो हमें ज्यादा इंजरी आएगी। अगर वही चेंज इन मोमेंटम, गाइस मेरा मार्कर का क्या है, अगर वही चेंज इन मोमेंटम ज्यादा टाइम में होगा दैट मीन्स फोर्स कम लगेगा। इसलिए फोर्स कम लगे और इंजरी कम हो, इसलिए हमें सीट बेल्ट दे देते हैं। बिकॉज सीट बेल्ट क्या करती है? हमारे और कार का जो कॉलिजन जब होता है, हम लोग के रेस्ट में आने का टाइम को इंक्रीज कर देती है ना, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस फैक्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन अ मैन jumps out of a boat to the bank of the river or lake, the boat moves backward away from him. Now guys listen, ये वाला ये तीनों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी वेरी सिंपल। ये तो इतना इजी होता है कि सबको पता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है, हर एक एक्शन का ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होगा, ठीक है। देखो एग्जांपल देते हैं। सबको पता है क्या लगता है यार? किसी सपोज देखो ए पर्सन बी पर, दोनों मैन है, ए ने बी को मारा,
बी ने ए को मार दिया तो क्या हो गया, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा। अब सबको ये लगता है कि इसे बोलते हैं ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन। ए ने मारा, एक्शन हो गया, बी ने मारा, रिएक्शन हो गया। सबको ये लगता है, बट गाइस ये नहीं होता, ठीक है। होता क्या है वो सुनो। ए ने मारा बी को, ठीक है, ए ने बी को मारा, उस टाइम क्या हुआ, ए ने मारा बी को, दैट मीन्स ए के हाथ का जो फोर्स था वो बी के फेस पे लगा, ठीक है। ये ए का हाथ, ये बी का फेस। आप देखो बी का जो फेस है वो उस हाथ पे क्या रिएक्शन लगा रहा है ना, उस चीज को रिएक्शन बोलते हैं। उसको नहीं बोलते कि ए ने बी को मारा, बी ने ए को मार दिया, ये नहीं होता। बी का फेस ए के हाथ पे क्या रिएक्शन कर रहा है, दैट इज रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। उससे यही मतलब होता है कि जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। वो सब छोड़ो, बिकॉज हम यहाँ पे सिंपल सी चीज समझने आए हैं, ठीक है। बस इतना समझ लो कि कोई भी एक्शन हो रहा है उसका ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन भी होगा, ठीक है। अब देखो एक मैन है, वो क्या कर रहा है, बोट से जंप कर रहा है, कहां पे, बैंक ऑफ रिवर पे या फिर लेक पे। तब उसे क्या करना पड़ेगा, देखो सपोज देखो ये मैन है, मेरी ड्राइंग क्या बोल समझ नहीं आता, ये मैन है बोट है, इस बैंक ऑफ रिवर पे जंप करना है, तो व्हाट दैट मैन इज गोइंग टू डू, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। जब ये इस पे फोर्स लगाएगा बोट पे, तो बोट इस पे ऑपोजिट फोर्स लगाएगी और ये मैन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस मैन ने इस पे फोर्स लगाया बोट पे, इस वजह से बोट पीछे चले जाती है, समझ आ गया। यही था हमारा कि बोट क्यों पीछे चले जाती है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द मैन। मैन ने उस पर फोर्स लगाया, क्यों लगाया, ताकि बोट भी उस पर फोर्स लगा के उसे बोट से उछाल के बैंक ऑफ रिवर पे डाल दे। क्या हिंदी बोली है ना, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। इस मैन ने इस पे फोर्स लगाया, क्यों लगाया, ताकि ये बोट भी उस पे ऑपोजिट और इक्वल फोर्स लगाए और उस फोर्स से ये आगे आ जाए, कहां पे आ जाए, बैंक ऑफ रिवर पे। ओके, सो बहुत इजी था ये। नाउ हाउ ओर्स वर्क, ओर्स कैसे वर्क करते हैं। ओर्स पता है, ये जो बोट होती है हमारी, बोट इसके ऐसे ओर्स, जिससे हम उसे ऐसे पीछे को करते हैं और आगे जाते हैं। क्यों करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। हम ओर्स पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, ऐसे उससे पीछे फोर्स लगाएंगे और वो क्या करेगी, वो हमें आगे को फोर्स दे देगा। अगर हम पीछे फोर्स लगा रहे हैं तो वो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स देगा ना, तो वो आगे को फोर्स देगा, तो हमारी बोट आगे को चली जाएगी, इसलिए हम लगाते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई द गन रिकॉइल्स। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, सुपर डुपर इजी, बिकॉज सेम चीज यहां पे भी अप्लाई हो रही है। हमने गन से बुलेट चलाई, बुलेट को हमने चलाया तो क्या हुआ, फोर्स लगा आगे की तरफ। अब वो बुलेट क्या करेगी, वो बुलेट भी पीछे का फोर्स लगाएगी। क्यों लगाएगी पीछे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमने बुलेट पे फोर्स लगाया, आगे तो चली गई, लेकिन वो भी पीछे फोर्स लगा कर गई है, अपना ऑपोजिट रिएक्शन वो भी देकर गई है हमें। और जब वो देकर गई है गन को देकर गई है ना, लेकिन गन का मास ज्यादा, इसलिए वो सिर्फ थोड़ा ही पीछे होती है, ज्यादा पीछे नहीं होती। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। पता है ये जो गाने वाले होते हैं ना, वो कौन सा गाना है, तेरी ग्रेविटी खींचे मुझे तेरी ओर। हाँ, ये जो तेरी ग्रेविटी खींचे मुझे तेरी ओर, क्या था वो गाना, ये गाना था ना। उन लोगों को ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में यार डिफरेंस ही नहीं पता। देखो हम इसका डिफरेंस जानते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो लोग कितने गलत है गाने बनाने वाले। यार ये चीज मैंने आज अपने ट्यूशन वाले भैया को बोली, भैया मैंने बोला भैया ये तो कुछ भी बना रहे हैं गाने वाले, उन्होंने तो फिर गलत बोल दिया। तो फिर उन्होंने बोला हाँ ये गाने वाले ना कुछ भी बना देते हैं। आप देखना वो जो वाला गाना नहीं है, शी डोंट नो, ठीक है, उसमें यार शी के साथ तो डजंट होता है ना,
तो शी डोंट नो मतलब कुछ भी लिरिक्स बनाने के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। ठीक है यार, हम भी गाने बनाने लगे ना, हम तो कुछ भी लगा देंगे, लेकिन कुछ भी कर देते हैं यार ये लोग, अजीब है। छोड़ो, देखो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन पहले हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, अगर एक बॉडी है, बी है, उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है वो ग्रेविटेशन। ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बॉडी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशन। लेकिन अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी अर्थ, धरती माँ, wow, I'm so good at drawing that I can even draw a earth without making any mistake. अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज ग्रेविटी। अगर अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, देन दैट इज ग्रेविटी। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देन दैट इज ग्रेविटेशन। अब देखो वो गाने में बोलती है, ये जो तेरी ग्रेविटी मुझे खींचे तेरी ओर, तो यार वो अर्थ से तो नहीं बोल रही है, ये तो सबको पता ही है। वो किससे बोलती है? उसमें जो हीरो होता है। तो ये जो तेरी ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, उसे ये बोलना चाहिए ना, ये जो तेरा ग्रेविटेशन खींचे मुझे तेरी ओर, ऐसा बोलना चाहिए ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अगर आपको लग रहा है कि हाँ उसे ऐसा बोलना चाहिए था, ये जो तेरा ग्रेविटेशन खींचे मुझे तेरी ओर, then do let me know in comment box, guys. So guys, this was all for this video, and if you're liking my concepts, then don't forget to tell me in comment box, and yeah, do subscribe to my channel and like, share, comment, and yeah guys, you can also follow me on Instagram. Thank you very much. मेरा मार्कर गिर गया।